नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी। लॉकडाउन 5.0 पर गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस। अनलॉक 1 होगा लॉकडाउन 5.0 का नाम। कंटेनमेंट जोन में चरणबद्ध तरीके से मिलेगी छूट। देश में 1 से 30 जून तक रहेगा लॉकडाउन 5.0। कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगी सख्ती। जुलाई में खुल सकता है स्कूल। राज्य सरकारों से समीक्षा के बाद स्कूल खोलने पर फैसला। जुलाई के बाद खुल सकते हैं मॉल, सिनेमा हॉल और जिम। 8 जून से एहतियात के साथ खुलेंगे होटल और धार्मिक स्थल। देश भर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा कर्फ्यू। दूसरे राज्यों में जाने के लिए अब पास की जरूरत नहीं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम पर रोक जारी। चलिए अब जानते हैं कि 30 जून तक जारी अनलॉक 1 के दौरान क्या क्या खुलेगा और क्या क्या बंद रहेगा। देखिए, खुलेगा क्या? होटल, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर भी बंद रहेंगी। रेस्टोरेंट खुल सकेंगे, मेट्रो बंद रहने वाली है। शॉपिंग मॉल खुल सकेंगे लेकिन सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल खुल सकेंगे, जिम बंद रहेंगे। सैलून खुल सकेंगे, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। करीब 9 हफ्ते तक लॉकडाउन के बाद अब सरकार की तरफ से कई तरह की ढील दे दी गई है। बावजूद इसके सरकार की तरफ से कई सलाह भी दी गई हैं। अब सरकार की तरफ से दी गई उन सलाहों के बारे में बात करते हैं। क्या सलाह दी गई है? तो किसे घर में रहना होगा? 65 साल से ज्यादा के लोग घर में ही रहें, गर्भवती महिलाएं घर में ही रहें, पहले से बीमार व्यक्ति घर में रहें और 10 साल से छोटे बच्चे भी घर में रहेंगे। तो अनलॉक में क्या बदला नहीं है? प्रतिबंध अब भी जारी है। मास्क लगाना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है, भीड़ लगा नहीं सकते, शादी में 50 से ज्यादा लोगों को मंजूरी नहीं दी गई है, अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग जा सकते हैं, सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर भी प्रतिबंध जारी है, सार्वजनिक जगहों पर शराब का सेवन प्रतिबंधित रहेगा। तो 1 जून से 30 जून तक गाइडलाइंस लागू रहेंगी। 30 जून तक रात का कर्फ्यू जारी रहने वाला है। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक का ये कर्फ्यू रहेगा। 8 जून से होटल और रेस्टोरेंट खुल सकेंगे। 8 जून से धार्मिक स्थल खुलेंगे, शर्तों के साथ खोले जाएंगे। सैलून और धार्मिक स्थल। 8 जून से शॉपिंग मॉल भी खुल सकेंगे। 8 जून के बाद औद्योगिक संस्थान भी खोले जाएंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों को छूट दे दी गई है। एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही की जा सकेगी। राज्य सरकार स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला लेगी। मेट्रो सेवा, जिम, पार्क, सिनेमा हॉल ये सब बंद रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज प्रदेश की जनता को संबोधित करने वाले हैं। आज रात 8 बजे उनका संबोधन होना है। लॉकडाउन 5 की गाइडलाइन जनता के सामने रखने वाले हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की जनता को आज रात 8 बजे संबोधित करने वाले हैं। और लॉकडाउन 4 तो खत्म हो रहा है, 5 को लेकर राज्य की तरफ से क्या तैयारी है, राज्य सरकार कब किस तरीके से छूट देने को लेकर विचार कर रही है, ये सारी बातें आज प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री बताने वाले हैं। इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई और अनलॉक इसे नाम दिया गया, अनलॉक 1 इसे नाम दिया गया है। लॉकडाउन 4.0 खत्म
आज हो रहा है और कल से नई गाइडलाइन के तहत सब प्रक्रियाएं होंगी। खासतौर पर रात का कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक था, उसमें बदलाव किया गया। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक उसे कर दिया गया। तो ऐसे में प्रदेश में क्या क्या खुलेगा, प्रदेश में क्या तैयारियां हैं, कैसे सरकार कोरोना से मुकाबला कर रही है, ये सारी जानकारी मुख्यमंत्री आज प्रदेश की जनता को देंगे। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़े हुए। शरद, 8 बजे मुख्यमंत्री का संबोधन मुख्यमंत्री का संबोधन है प्रदेश के नाम पे, और उसमें वो दरअसल जो अनलॉक 1 की गाइडलाइंस आई हैं केंद्र की ओर से, उनका मध्य प्रदेश में किस तरीके से पालन किया जाएगा, उनकी क्या गाइडलाइन रहेंगी, इसको लेकर संभवतः वो संबोधित करेंगे और कोरोना की रोकथाम को लेकर अब तक की सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देंगे। देखिए, एक बात और है कि मुख्यमंत्री पहले ही ये स्पष्ट कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में अभी 15 जून तक जो लॉकडाउन है वो लागू रहेगा, और जो छूट दी जा रही थी उनके कुछ प्रावधान बदले जा सकते हैं केंद्रीय गाइडलाइन के आधार पर। तो ये देखना होगा कि आज जब वो प्रदेश के नाम संबोधन करेंगे तो अनलॉक 1 की मध्य प्रदेश में क्या गाइडलाइन होंगी, ये स्पष्ट हो जाएंगी। शुक्रिया शरद आपका इस जानकारी के लिए। इधर मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार के दूसरे शासनकाल के 1 साल के पूरे होने पर प्रधानमंत्री की तारीफ की है। उन्होंने पीएम के नेतृत्व में जो बड़े बड़े फैसले लिए गए उनके बारे में बताया और कहा कि मोदी केवल मोदी जी का नाम नहीं है, एक मंत्र के रूप में हमें ऊर्जा से भरता है, प्रेरणा से भरता है, विश्वास से भरता है। इस दौरान उन्होंने महापैकेज का जिक्र किया। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महापैकेज का ऐलान जो किया गया था उसके बारे में। तो मोदी केवल मोदी जी का नाम नहीं, एक मंत्र के रूप में हमें ऊर्जा से भरता है, प्रेरणा से भरता है, विश्वास से भरता है। ऐसे महान नेता को दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष समाप्त होने पर हम बधाई देते हैं। कितने काम, कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति, सीएए का मानवीय कानून, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, मुस्लिम बहनों को न्याय दिलाने के लिए 3 तलाक कानून, और अब आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज। धन्य ये नेता, और सचमुच में भाग्यशाली हम जो हमें ऐसा नेतृत्व मिला। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मोदी के नाम का फुल फॉर्म भी बताया। उन्होंने कहा है कि मोदी सिर्फ नाम नहीं बल्कि मोदी नाम में एक संदेश छिपा है। मोदी शब्द में एम का मतलब है मोटिवेशन। प्रधानमंत्री देश को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हम सबको प्रेरित करते हैं। ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी है। इसका मतलब है कि पीएम देश के संसाधनों में छिपे नए अवसरों को सामने लाते हैं। मोदी नाम में शामिल डी का मतलब है डायनेमिक लीडरशिप। इसका संबंध प्रधानमंत्री की सुघड़ नेतृत्व क्षमता से है। और मोदी शब्द के अंतिम अक्षर आई का मतलब है इंस्पायर। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबको प्रोत्साहित करते हैं। मोदी जी के नाम का पहला अक्षर है एम। एम से मतलब है मोटिवेशनल, मेहनती। वो अपने इस महान देश को महानतम ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए अनथक परिश्रम, घनघोर परिश्रम करते हैं और हम सबको मोटिवेट करते हैं। मोदी के नाम का दूसरा अक्षर है ओ, मतलब ओजस्वी, अपॉर्चुनिटी। मोदी जी के नाम का तीसरा अक्षर है डी, मतलब दूरदर्शिता, डायनेमिक लीडरशिप, डेवलपमेंट। चौथा और आखिरी अक्षर है आई, मतलब इंस्पायर, इच्छा शक्ति। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया है। उनका कहना है कि सिंधिया में जनसंघ के जीन्स हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि सिंधिया परिवार ने लंबे समय तक जनसंघ पर काम किया है। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए विजयवर्गीय ने उपचुनाव में सभी 24 सीटों पर जीत का दावा किया। विजयवर्गीय ने प्रेमचंद गुड्डू को चुनौती मानने से इनकार करते हुए
तुलसी सिलावट की जीत का ही दावा किया। शासन वाला नहीं, सिंधिया परिवार ने लंबे समय जनसंघ का काम किया है, इसलिए जो अंदर के जीन्स हैं वो तो जनसंघ के ही जीतेंगे, सब 24 जीतेंगे। किसानों में कांग्रेस के खिलाफ बहुत नाराजगी है। कांग्रेस ने किसानों को धोखा दिया है और वादा किया था कि हम कर्ज माफ़ करेंगे, वादा किया था कि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे, वादा किया था कि वे सब सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं जो जिनके ऊपर कर्ज है वो सब कर्ज माफ़ करेंगे, वादा किया था कि किसान जो दूध उत्पादक है उन दूध उत्पादकों को हम सब्सिडी देंगे। एक भी वादा पूरा नहीं किया, इसलिए लोग। और इधर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे। नरोत्तम मिश्रा ने यहां बैठक के दौरान पेयजल सप्लाई के मुद्दे पर ठेकेदार और अधिकारियों को फटकार लगाई और पानी की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मैं पानी बंद करूंगा, आपका अलग वाली दिक्कत आई तो ध्यान रखना। इंजीनियर लोग भी सुने ध्यान से, बिना पानी के चार पे तकने की प्रगतियां की तरह आप बुरा मत मारना। मैं पहले से कह रहा हूँ और अवसर भी दे रहा हूँ, ठेकेदार तुमसे भी कह रहा हूँ, ये शिकायत भी मिलनी चाहिए हमको। सागर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और सुर्खी उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। दिग्विजय सिंह ने उपचुनाव में जीत का दावा किया और दिग्विजय सिंह ने गोविंद सिंह राजपूत पर भी निशाना साधा। साथ कह सकते हैं कि हम इन 2400 सीटों पर हराएंगे और यहाँ पे गोविंद सिंह जी राजपूत, भाई कांग्रेस ने उनको क्या नहीं दिया? पिछले 25 साल से गुलाब सिंह जी से लेकर आज तक अध्यक्ष उन्हीं का बनता है, युवक कांग्रेस उनका बनता है, सारी कांग्रेस उनकी बनती है। ये सम्मान के साथ उन्होंने धोखा किया। और यहां रुक रहे एक ब्रेक के लिए जल्द लो। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है और सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेर रखा है। ये मुठभेड़ अभी भी चल रही है। ये जम्मू कश्मीर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में ये मुठभेड़ हो रही है। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ चल रही है और जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेर रखा है। और रायपुर से खबर, आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। सीजीपीएससी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है। आईएएस टामन सिंह सोनवानी को अध्यक्ष इसका बनाया गया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सोनवानी बने हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नियुक्ति को मंजूरी दे दी। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। टामन सिंह सोनवानी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का। सीजीपीएससी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। ये बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं। सीजीपीएससी के नए अध्यक्ष आईएएस टामन सिंह सोनवानी बनाए गए हैं। प्रकाश चंद्र होता हमारे छत्तीसगढ़ के संपादक हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। प्रकाश जी, टामन सिंह सोनवानी को नया अध्यक्ष बनाया गया सीजीपीएससी का। निश्चित रूप से सीजी छत्तीसगढ़ पीएससी को लेकर शुरू से ही जिस दिन से रहा है उसी दिन से ये आरोप लगता रहा है कि वहां पे पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति की टाल मटोल किया जाता है या वहां पे जो काम होता है बहुत धीमी गति से होता है। और टामन सिंह सोनवानी जमीन से जुड़े हुए अधिकारी हैं। नारायणपुर जैसे जिला के कलेक्टर रहे हैं, जांजगीर चांपा में भी पदस्थ रहे हैं, कोरिया में भी रहे, कई जिलों में उन्होंने काम किया है, मंत्रालय में भी काम करने का लंबा अनुभव है। तो निश्चित रूप से ये एक ऐसा नियुक्ति है जो सीधे तौर पर लोगों को, युवाओं को फायदा देता है। और अब लग रहा है कि नए सिरे से लोकसभा आयोग में भी युवाओं को इससे फायदा मिलेगा। और दूसरी तरफ से ये भी है कि अगर आपका आभिमुख्य है जो आप उसी से आते हैं, उसी से आईएएस हैं और साथ ही लगातार फील्ड में भी काम किए हैं, मंत्रालय में भी काम किए हैं, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा आपके कार्यशैली पर भी दिखता है। और ये अच्छा लगता है कि इसका अच्छा परिणाम छत्तीसगढ़ के युवाओं को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी की सरकार के समय लगातार इस बात कही जा रही थी कि छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड जो बेरोजगार हैं
करीब करीब 25 लाख है। और ये रिकॉर्ड नहीं रहा है कि लगातार पीएससी का एग्जाम होता रहा है, और होता भी था तो वो विवादों में घिर जाता था। तो निर्विवाद अधिकारी है, अच्छे छवि के अधिकारी है टामन सिंह सोनवानी, तो उसका फायदा मिलेगा। जी पुनीत, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए प्रकाश। और छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। यहां पर कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। शनिवार को प्रदेश में 32 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें कोरिया जिले से 20 नए मरीज मिले हैं। अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 344 पहुंच चुकी है, जबकि टोटल 447 केस हो चुके हैं। इनमें से 102 लोगों को अब तक डिस्चार्ज किया जा चुका है। 2 लोग स्वस्थ भी हुए। अवधेश हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अवधेश, मामले लगातार बढ़ते हुए और एक बार फिर से बड़ा आंकड़ा सामने आया, 32 पॉजिटिव मरीज। बिल्कुल, देखिए दिन प्रतिदिन बीते एक सप्ताह की बात कर ली जाए तो बीते एक सप्ताह में लगातार आंकड़े दर्जनों के हिसाब में बढ़े हैं। बुधवार के दिन को अगर एक दिन छोड़ दिया जाए तो बाकी शेष दिनों में जो आंकड़े हैं वो काफी बढ़े हैं। चिंताजनक स्थिति है और आंकड़े हैं जिस तरह से 400-450 के करीब जो आंकड़ा पहुंच चुका है कुल मरीजों का, एक्टिव मरीज की संख्या 344 है। ये बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ में खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, संक्रमण का दायरा और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कल से 1 जून से जिस तरह से अनलॉक 1 की शुरुआत होगी, सभी बाजार कमोबेश खुल जाएंगे कंटेनमेंट जोन को छोड़ के। तो ऐसे में संक्रमण का दायरा कैसे नियंत्रित होगा, कैसे रोका जाएगा, एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। लेकिन फिलहाल राजधानी रायपुर में ही जब से एक युवक की मौत हुई है कोरोना से, तब से जो जिम्मेदार है उनके माथे पे बल दिखाई पड़ने लगा है कि कैसे संक्रमण को रोका जाए, क्योंकि 2 लाख से अधिक लोग अभी क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं। जो सरकारी क्वारंटाइन सेंटर है, 2 लाख से अधिक लोग हैं, तो उनकी व्यवस्था, उनको बहाल करना, स्वास्थ्य परीक्षण उनके घर तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती कोरोना काल में सरकार के सामने। अब देखना यही है पुनीत कि कैसे सरकार इन तमाम चीजों से निपटारा करती है और कैसे इस संक्रमण को रोकने में कामयाब हो पाती है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अवधेश। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, ठेले गुमटियों को खोलने की अनुमति दी गई है। रायपुर नगर निगम ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सोमवार से शनिवार तक ठेले और गुमटियां खुल सकेंगे। 2 ठेलों के बीच 20 फीट की दूरी जरूरी है। खड़े होकर स्ट्रीट फूड लोग नहीं खा सकते, पैक करवा सकते हैं लेकिन वहां खड़े होकर नहीं खा सकते, भीड़ नहीं लगानी है। ठेले और गुमटियों को खोलने की अनुमति दी गई है। रायपुर नगर निगम ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और सोमवार से शनिवार तक ये खुलेंगे ठेले और गुमटियां। 2 ठेलों के बीच 20 फीट की दूरी जरूरी है। खड़े होकर स्ट्रीट फूड लोग नहीं खा सकते। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 आरक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फर्जी अधिकारी बनकर वसूली का इन लोगों पर आरोप है और दोनों आरोपी आरक्षक फरार हैं, भाग निकले हैं। माना थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो खुद को अधिकारी बताकर इन लोगों ने वसूली की है और ये मामला सामने आने के बाद दोनों आरक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। दोनों फरार बताए जा रहे हैं। माना थाना क्षेत्र का ये मामला है। फिर एक और हादसा हुआ। जी हां, दुर्ग से कुछ ऐसी ही खबर सामने आई है जहां पर हादसे के बाद कार को निकालने गई क्रेन खुद भी हादसे का शिकार हो गई। दरअसल शिवनाथ नदी में बने कोटनी एनीकट में एक कार गिर जाने से एक महिला की मौत हो गई। वहीं कार चला रहा महिला का बेटा बुरी तरह से जख्मी हो गया। इस घटना के बाद पुलिस दल बल के साथ पहुंची और कार को निकलवाने के लिए क्रेन को बुलवाया गया। भारी भीड़ के बीच घंटों तक कार को क्रेन से निकालने की मशक्कत की जाती रही। आखिरकार कार लगभग बाहर आ ही गई थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे देखकर मौजूद लोगों का दिल दहल गया। कार को बाहर निकालते निकालते खुद क्रेन पलटकर नदी में जा गिरी। वो तो गनीमत रही कि इस क्रेन का चालक किसी तरह से अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। देखिए हादसे के बाद एक और हादसा कैसे हुआ। तो इस
कार को बाहर निकाल ही लिया गया था, लेकिन उसके बाद जैसे ही कार बाहर आ रही थी वैसे ही यह हादसे की शिकार हो गई क्रेन भी। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, बिजली बिल के नए दरों की घोषणा की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 की नई दरों की घोषणा कर दी गई है। बिजली की दरों को नहीं बढ़ाया जाएगा राज्य सरकार की तरफ से। 1 अप्रैल से 30 जून तक के लिए सरचार्ज भी घटाया गया। अस्पताल, राइस मिलों को 5% की छूट भी दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बिजली बिल की नई दरों का ऐलान किया गया। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ये नई दरें घोषित की गई हैं। इनको नहीं बढ़ाया जाएगा, राज्य सरकार ने फैसला लिया है। 1 अप्रैल से 30 जून तक के लिए सरचार्ज भी घटाया गया है। अस्पताल और राइस मिलों को भी 5% की छूट मिली।